हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, काफी दिनों के बाद आपके सामने मैं यहाँ पर आ रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पर वापस से, लेकिन अब से फिर से यहाँ पर क्लासेस चलेंगी आपकी। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग रिवीजन पॉइंट से, जैसा कि हम लोग रोजाना करते हैं। एक दिन पहले का रिवीजन, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आईपीएल 2024 के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बना है अभी सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। 277 रन बनाए एक ही पारी में 20 ओवर के मैच में। और अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने स्टार्ट 2024 नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं सदानंद दांते। और अभी बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 में जीता है सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा ने। और ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर के उभरा है एलआईसी। इसके अलावा सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भागीदारी अपनी पेश करेगा। इसके अलावा कल हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि 7 अप्रैल को सोनम वांगचुक के द्वारा बॉर्डर मार्च शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है ऋतुराज अवस्थी जी ने। और बासिरो डोमोयोफे ये बन गए हैं सेनेगल के नए प्रेसिडेंट। स्वामी स्मरणानंद महाराज जी का निधन हो गया है। ये 16वें अध्यक्ष थे रामकृष्ण मिशन के। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा और इसका आपने 1 मिनट में आज रिवीजन किया। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो देखो, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये पहली बार आयोजित किया गया है और ये आयोजित किया गया ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहां पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है और यहीं पर आयोजित किया गया परमाणु ऊर्जा का शिखर सम्मेलन। आपको अगर पता हो तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही हेडक्वार्टर है किसका? नाटो का। तो पहला फर्स्ट एवर न्यूक्लियर ये था एनर्जी समिट था ब्रुसेल्स में आयोजित जो कि हुआ। इसमें बहुत सारे देश जो हैं वो शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता किसने की? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने और बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने। इसमें देखो, ईंधन को, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कैसे कम किया जा सके, न्यूक्लियर एनर्जी को कितना ज्यादा यूज किया जाए जिससे एनर्जी, जीवाश्म एनर्जी को मतलब बायोफ्यूल वगैरह की कमी की जाए। और क्योंकि इससे भाई कार्बन का एमिशन कम होगा, ना के बराबर होगा, और यहाँ से कार्बन का एमिशन ज्यादा होता है। तो जब कार्बन का एमिशन ज्यादा होता है तो वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए इसके ईंधन के उपयोग को कम करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इन सब वैश्विक चुनौतियों पर ये मुद्दों पर बातचीत हुई इस शिखर सम्मेलन में। साथ ही साथ में जो एटॉमिक एनर्जी है उसका सही उपयोग कैसे किया जाए, दुरुपयोग से कैसे बचाया जाए, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसके लिए एक जिम्मेदार संगठन भी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गंगापुरम में 900 वर्ष पुरानी चालुक्य शिलालेख की खोज की गई? तो दोस्तों, गंगापुरम में जो कि पड़ता है तेलंगाना में, इसमें अभी हाल ही में 900 साल पुरानी चालुक्य के शिलालेख की खोज हुई है। चालुक्य एक वंश चला करता था, अगर आप इतिहास पढ़े होगे तो जरूर, अगर आप हमारे किसी बैच को परचेज किए होगे जिसमें इतिहास अभी तक पढ़ाया जा चुका है तो उसमें मैं चालुक्य वंश, चोल वंश, ये सब मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, दक्षिण भारत की राजवंश बहुत अच्छे से उसमें चलता है। कई दिनों तो क्लास चलती है इसकी। राष्ट्रकूट हुआ, चालुक्य हुआ, चोल हुआ, ये सब पढ़ाया जाता है। तो उसमें जो चालुक्य था, तो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के चालुक्य वंश होते हैं। उन्हीं में से एक चालुक्य वंश था कल्याण चालुक्य वंश। ठीक है ना, तो कल्याण चालुक्य वंश जो था उसी राजवंश का एक शिलालेख अभी मिला हुआ है। यह शिलालेख बताया जा रहा है कि 900 साल पुराना है। कन्नड़ शिलालेख है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है और ये मिला है गंगापुरम में। तेलंगाना के गंगापुरम में मिला है ये, महबूब नगर जिले के चौडम्बा मंदिर के पास। अब इस शिलालेख में था क्या? क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज है तो ऑब्वियस सी बात है, कन्नड़ लैंग्वेज अभी भी वहां पर बोली जाती है, यूज की जाती है कर्नाटक वगैरह में, तो इसको पढ़ा जा सकता है। जब इसको पढ़ा गया तो फिर क्या निकला?
इसको पढ़ा गया तो जानकारी मिली कि ये शिलालेख 8 जून 1134 ईस्वी में जारी किया गया था, लिखवाया गया था, मतलब उत्खलित कराया गया था। कल्याण चालुक्य के जो सम्राट थे भूलो कमल्ला सोमेश्वर तृतीय, इनके द्वारा। और किस लिए? तैलप अपने पुत्र तैलप तृतीय के सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया था। और इसमें भगवान सोमनाथ के लिए एक सतत दीपक, मतलब कि एक हमेशा जलने वाले दीपक की, और धूप के लिए ये रिक्वेस्ट डाली गई थी। साथ ही साथ में अर्जित आय की छूट का दर्ज करने के लिए किया गया था कि उससे उस मंदिर से जो भी आय, जो भी इनकम जनरेट हो रही हो, उस पर टैक्स ना लिया जाए। इस इस शिलालेख में ये नोटिस दी गई थी वहां के जो कस्टम्स के जो टोल जो कर इकट्ठा करते थे अधिकारी, उनके लिए। तो ये शिलालेख में था और अभी इसकी खोज हुई है। ठीक है जी, चलिए अब तेलंगाना आया है। तेलंगाना आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है तेलंगाना। तेलंगाना ये 29वां राज्य बना था जब ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी हैदराबाद है। 33 जिले हैं टोटल तेलंगाना में, 33 जिले हैं। और विधानसभा में 119 सीटें हैं, लोकसभा में 17, राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से जाती है। यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी, अभी रिसेंट में नए सीएम ये बने हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। सीपी राधाकृष्णन को एडिशनल चार्ज मिला। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही तमिलसाई सौंदरराजन जी ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर एडिशनल चार्ज दे दिया गया झारखंड के जो गवर्नर थे उनको, सीपी राधाकृष्णन को। तो नेशनल पार्क की अगर बात करें, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, कंवल वन जीव अभ्यारण्य है, हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अडानी के पावर प्रोजेक्ट्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मतलब जैसे होता नहीं स्पेशल ये डील हुई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब अडानी और अंबानी एक साथ आए हैं। अंबानी ने अडानी के एक प्रोजेक्ट में 26% की हिस्सेदारी खरीदी हुई है। अडानी के पावर प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है और ये मध्य प्रदेश में स्थित एक पावर प्रोजेक्ट है। उसमें मुकेश अंबानी जो है 50 करोड़ के इक्विटी या कहे कि शेयर खरीदे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 5 करोड़ इक्विटी खरीदे 10 के रेट से, तो यानी 50 करोड़ रुपए का मूल्य का इक्विटी यहाँ खरीदा गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। और अडानी पावर लिमिटेड की ही एक स्वामित्व वाली कंपनी है महान एनर्जी लिमिटेड। तो इसी महान एनर्जी लिमिटेड का ये 5 करोड़ शेयर खरीदे हुए हैं। कौन खरीदा? मुकेश अंबानी खरीदे हैं। हो सकता है प्री वेडिंग में ये गए थे तो फिर वहां पर विदाई स्वरूप इनको दे दिए गए हैं कि लाओ चलो 5 करोड़ शेयर खरीद लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अडानी पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। महान एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2800 मेगावाट की कुल क्षमता वाला ये एक थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी दोनों के मालिकों को नाम आप जानते हो अच्छे से, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के हैं और गौतम अडानी किसके हैं? अडानी पावर के या अडानी ग्रुप के। अगला, देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टाटा ने किसके साथ समझौता किया? तो टाटा की एक मतलब कि उसी की एक सब्सिडरी है, उसने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एचपीसीएल के साथ समझौता किया है। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है और इससे समझौता किया है किसने? टाटा ने। टाटा की ही एक सब्सिडरी है टाटा कंपनी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को देखती है, जिसका नाम है दोस्तों टीपीईएम यानी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। तो इसकी डील हुई है एचपीसीएल से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। किस लिए? एचपी के जो भी पेट्रोल टैंक होते हैं, आप पेट्रोल टंकी जानते हो, तो जहां पर एचपी के जहां जहां पेट्रोल टंकी होंगे देश भर में, वहां पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, क्योंकि आप जान रहे हो आने वाले समय में ई व्हीकल्स बढ़ने वाला है। तो ऐसे में एचपी के मतलब जहां जहां टंकियां हैं, जहां जहां पेट्रोल टैंक है, वहां वहां पर ये लोग एचपी के से डील करके इलेक्ट्रिक वो भी स्थापित कराएंगे बैटरी चार्जिंग स्टेशन। तो शुरुआत में ये टारगेट बनाए हैं कि दिसंबर तक, इसी दिसंबर तक 5000 ऐसे चार्जर लगाए जाए। ठीक है ना, क्योंकि अब देखो अलग से चार्जिंग स्टेशन बनवाएंगे तो पूरा जमीन लेनी पड़ेगी, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो वो एक ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। इससे अच्छा भाई पेट्रोल टंकी होती है जगह जगह पर, वहीं पर वो कर लो, एक चार्जिंग स्टेशन का भी ऑप्शन रख लो। धीरे धीरे जब पेट्रोल वाली और डीजल वाली गाड़ियाँ खत्म होने जाएंगी तो धीरे धीरे वो टैंकी हट जाएगी, फिर ये चार्जिंग स्टेशन ही रह जाएगा, है ना।
जब ई व्हीकल ही केवल चलने लगेगा तो आने वाले टाइम पर, तो ये इससे जगह भी नहीं लेना पड़ेगा, आराम से सब कुछ चल जाएगा तुरंत ही। आगे, प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड्स किसने जीता? तो दोस्तों इसको अभी हाल ही में जीता है विजय जैन ने। विजय जैन ने टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता हुआ है। विजय जैन कौन है? विजय जैन जो है ये स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनको टाइम्स पावर आइकन का पुरस्कार दिया गया है द टाइम्स ग्रुप्स के द्वारा। नोएडा उत्तर प्रदेश में एक इवेंट आयोजित किया गया और उसमें इनको दिया गया। स्टार स्टेट्स की बात करें तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और ये सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट उद्यम के रूप में ये सामने आ रहा है, स्टार स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये एक रियल एस्टेट स्टार्टअप है, इनमें इनको सम्मानित किया गया है। आगे कुछ और पुरस्कार और सम्मान को देख लेते हैं। जैसे मिशेल टेलाग्रांड को अभी एबल पुरस्कार दिया गया, जो कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और उदय भाटिया, मानसी गुप्ता, ये दोनों डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। बीना अग्रवाल और जेम्स के बायस को वैश्विक असमानता पुरस्कार दिया गया, ये पहला पुरस्कार था इस बार का, ठीक है ना। प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि और नीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया गया। वहीं ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला। अमिताभ घोष को मिला इरास्मस पुरस्कार। ये सभी प्रमुख पुरस्कार हैं, इनको याद रखना। अच्छा साथियों, इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है, तो आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रखो। वहीं पर हमारे वीडियो कोर्सेज भी आते हैं, अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो वहां से ले सकते हो। क्विज भी आती है और ई बुक वगैरह भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो आप एक बार एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रखो। बहुत सारे फ्री मटेरियल भी हैं, जैसे आप देखो फ्री वीडियोज, ऑडियो लेक्चर, फ्री क्विजेज, स्टडी मटेरियल्स, ये सब फ्री में भी है। कुछ पेड कॉन्टेंट भी है, तो आप इनको जा करके देख सकते हैं एमजेटी ऐप पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इसका विमोचन किया गया? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों एस रमन ने। किसने? एस रमन ने। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, तो ये इनकी पुस्तक है एस रमन की। ये अभी लिखी गई है, चर्चे में आई है, लॉन्च हुई है, ठीक है। ये केनरा बैंक के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं। साथ ही साथ सेबी के बोर्ड में भी ये पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। तो ये बैंक से रिलेटेड व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी हैं। 2011 और 12 में क्रेडिट समिति के अध्यक्ष थे और विंसन ज्वेलरी की क्रेडिट सुविधाओं का नवीनीकरण इन्होंने किया था। तो इन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, याद रखना। कुछ और जो अभी रिसेंट में पुस्तक आई थी अगर उसकी बात करें तो दोस्तों द कॉन्स्पिरेसी नाम से पुस्तक लिखी गोटाबाया राजपक्षे ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे श्रीलंका के। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखी। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, इसको प्रोफेसर एस डी मुनि ने लिखा। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी, कर्नल अमित सिन्हा ने लिखा है। और एक समंदर मेरे अंदर, इसको संजीव जोशी ने लिखा है। वहीं असम्स ब्रेवर हर्ट, लचित बरफुकन, अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है। ये पुस्तकें हैं जो चर्चे में थी पिछले दिनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये एक सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है, ठीक है ना। टोटल पब्लिक सेक्टर की आपको पता होना चाहिए 12 बैंकें ही हैं, तो उनमें से एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है। नाम से आप ये मत सोचिएगा कि ये महाराष्ट्र स्टेट की है, ये भारत सरकार की बैंक है, सरकारी स्वामित्व वाली। तो इसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं निधु सक्सेना। निधु सक्सेना, ये है निधु सक्सेना। ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, ठीक है। महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 1935 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और इनकी नियुक्ति जो हुई है वो 3 साल की अवधि के लिए की गई है। क्लियर है ना। 27 मार्च से इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। कुछ और नियुक्तियां देख लो, जैसे अभी पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के अध्यक्ष बनाया गया। राजीव कुमार को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का बनाया गया। सदानंद दांते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का बनाया गया। हंसा मिश्रा को यूपीएससी का डायरेक्टर बनाया गया। संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया। एमबी राव को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्ड्स के अध्यक्ष बने हैं और वहीं राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। ये प्रमुख नियुक्तियां हैं रिसेंट जो चर्चे में आई हैं, इनको भी याद करना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WTT फीडर बेरूत सेकेंड 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको WTT फीडर बेरूत के बारे में बताया था जब पुरुषों वाला हुआ था इवेंट, और उसमें जी साथियान जो कि भारत के हैं
उन्होंने जीता था दोस्तों, जी साथियान ने गोल्ड जीता था। वो पुरुष वाला इवेंट था, ठीक है ना, क्या था, पुरुष वाला इवेंट था। यहाँ महिला वाला इवेंट है और इसमें भी भारत की ही जीत ली है श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला जो है ये विनर है और ये टेबल टेनिस का इवेंट होता है, टेबल टेनिस का, ठीक है ना, टेनिस का मत समझना, टेबल टेनिस का इवेंट होता है। इसमें इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। बेरूत लेबनान में ये आयोजित किया गया। मानव ठाकर और मानुष शाह ये दोनों जो हैं ये पुरुष युगल का खिताब जीत लिए हैं, ठीक है ना। तो पुरुष एकल मैंने आपको बताया, पुरुष युगल बताया, पुरुष एकल बताया और महिला एकल बता दिया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो टेबल टेनिस का है सब। अगला, हाल ही में 150 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें और भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये दोस्तों बन गए हैं सुनील छेत्री। भारत के पहले खिलाड़ी हैं जो 150 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैचेस खेले हुए हैं और दुनिया के ऐसे 8वें हो गए हैं, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा फुटबॉल मैचेस खेले हुए हैं, तो सबसे ज्यादा गोल भी किए हुए हैं, मतलब बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। आप जानते हो इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री के नाम दोस्तों 94 अंतरराष्ट्रीय मैचों में गोल भी है, यानी कि 94 टोटल गोल भी कर चुके हैं। और वर्तमान में जो चल रहे हैं खिलाड़ी, मतलब जो एक्टिव प्लेयर है, जो खेल रहे हैं, अभी रिटायरमेंट नहीं लिए हैं, ऐसे मामलों में अगर देखा जाए तो ये दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी के बाद इनका नंबर आता है, जो अभी एक्टिव प्लेयर हैं और लगातार गोल कर ही रहे हैं मैचेज में, ठीक है ना। इनके 94 गोल हैं और 150 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। अगर बात करें दोस्तों कि टॉप पर सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है, सबसे ज्यादा गोल 128 ये कर चुके हैं और वहीं लियोनेल मेसी जो है 106 इंटरनेशनल गोल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। ये 2002 में डेब्यू किए थे सुनील छेत्री मोहन बागान के साथ। मोहन बागान एक क्लब टीम है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता डेनियल कन्नमैन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? एक्चुअली में ये नोबेल मेमोरियल पुरस्कार था, नोबेल मेमोरियल पुरस्कार था, ये भी एक पुरस्कार होता है। तो ये पुरस्कार प्राप्त करता डेनियल कन्नमैन का अभी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये पाए थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ये हैं डेनियल कन्नमैन, ये बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री भी कह सकते हो और एक्चुअल में बोले तो मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक थे ये ज्यादा रूप में। तो इनको मिला था नोबेल मेमोरियल पुरस्कार आर्थिक के क्षेत्र में, ठीक है। 2002 में इनको मिला था आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार। मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र में इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं एक स्टीवन पिंकर, ये इनके बारे में कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली जीवित मनोवैज्ञानिक हैं। तो अब तो जीवित नहीं रहे, लेकिन जब ये थे तो ये बताते थे कि दुनिया का सबसे प्रभावशाली जीवित मनोवैज्ञानिक ये हैं। और साथ ही साथ में इनके कार्यों को विचार के इतिहास में स्मारकीय बताया है। किसने? स्टीवन पिंकर ने, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो। तो कन्नमैन जो है सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक इनकी आई थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ठीक है ना। देखता हूं अगर इसका हिंदी वर्जन मिलता है तो इसको ऑर्डर करता हूं और पढ़ता हूं, ठीक है ना। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। चलिए, तो ये थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे, जैसे जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जिब्राल्टर की संधि निम्न में से किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है जिब्राल्टर, और स्वेज नहर जो है वो अलग करती है एशिया और अफ्रीका को। भारत आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाल से आए थे वास्को डी गामा, उसके बाद बाकी सब आए थे। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? दूसरा, किस वर्ष लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, दोनों का आप आंसर कीजिएगा। इनके बारे में जो भी डिटेल्स पता हो वो भी आप लिखने का प्रयास करना। इसके अलावा अगर आप हमारी पुस्तक लेना चाहते हो तो पुस्तक ऑर्डर कर सकते हो। मात्र 99 रुपए में है इसका प्राइस। अभी अभी के लिए मात्र 99 में प्राइस है। और 5 सॉल्व पेपर है प्रीवियस ईयर के, 10 प्रैक्टिस सेट है। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए यूजफुल बुक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजन पर भी आप जाकर सर्च कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तक ये दोनों वीडियो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।